हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। 95 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे 96 से। फ्रेंड्स, ये है यूपी टीजीटी 2004 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 95 तक कंप्लीट हो गया है, 96 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखिए, कपड़े की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्य यानी प्रमुख कामों में से एक है। किसके कामों में से? गृह स्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के या फिर दर्जी के। तो बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है कि कपड़ों की देखरेख करना गृहिणी के प्रमुख कामों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्तु की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? ध्यान दीजिए, आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? ब्रश करना एवं धूप दिखाना आवश्यक है। स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मरम्मत, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना आवश्यक है। दाग छुड़ाना तथा धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। तो देखिए, वस्त्र की रक्षा और उसकी मरम्मत करना भी क्या है? यह वस्त्रों की आवश्यक देखरेख के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अगर ऑप्शन कोई सही नहीं है तो ये डी। कैसे? अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना, यानी कि कपड़ों का उपयोग अनुचित ढंग से करना, ये क्या है? ये कार्य वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन हमारा सही हो जाता है डी। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक तंतु है यानी कि नेचुरल फाइबर कौन सा है? कपास, पॉलिएस्टर, रेयॉन या फिर नायलॉन। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक तंतु यानी जो तंतु होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो प्राकृतिक, दूसरे होते हैं मानव निर्मित या फिर संश्लेषित। तो कपास क्या है? कपास जो है वह एक प्राकृतिक तंतु है। बाकी नायलॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन और रेयॉन, ये सारे क्या हैं? ये सब मानव निर्मित तंतु है। स्पेशली रेयॉन मानव निर्मित तंतु के अंतर्गत आता है, जबकि पॉलिएस्टर क्या आता है? ये पूरी तरीके से संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा का मतलब कि रसायनों से निर्मित। ठीक है, इसके बेस में क्या होता है? रसायन से यह निर्मित होता है। जबकि रेयॉन मानवकृत रेशा है, लेकिन ये किससे बनता है? यह सेल्यूलोज से बनता है। ठीक है, बात समझिए, फर्क समझिए। ये सेल्यूलोजिक रेशा है, रेयॉन सेल्यूलोजिक रेशा है, मानव द्वारा निर्मित है। जबकि पॉलिएस्टर और नायलॉन क्या है? यह रासायनिक रेशा है, लेकिन यह भी आता है मानवकृत रेशा के अंतर्गत। ठीक है, और कपास क्या है? पूरी तरीके से प्राकृतिक तंतु है कपास, यानी कि कॉटन। आगे देखते हैं, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाता है। क्या लग जाता है? तो हम लोगों को पता है कि नमी युक्त वस्त्रों पर वाइट कैसा फंगस लग जाता है, जिसे क्या कहते हैं? फफूंदी। ठीक है, फफूंदी लग जाती है किसमें? नमी युक्त वस्त्रों पर। खमीर तो खाने से रिलेटेड है। कीड़ा भी लगता है, लेकिन फंगस ज़्यादा लगता है। नमी युक्त स्थानों पर रहने से वस्त्रों में क्या हो जाता है? सफ़ेदी आ जाती है, मतलब कि फंगस लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? मैंने आप लोगों को बताया है कि जो जल की कठोरता होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो स्थायी कठोरता, दूसरी होती है अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता को कुछ उपायों द्वारा आराम से दूर किया जाता है, जबकि अस्थायी कठोरता को जो है वह थोड़ी कठिनाई द्वारा दूर किया जाता है। तो यहाँ पर बस पूछा गया है कि जल की कठोरता कितनी प्रकार की होती है, तो आंसर सही हो जाएगा, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक तो स्थायी, दूसरी होती है अस्थायी। तो देखिए, जो जल की स्थायी कठोरता होती है वह जल में घुलित कुछ लवणों के कारण होती है। स्थायी और अस्थायी कठोरता क्यों होती है? जल में घुलित लवणों के कारण होती है। कौन कौन से लवण? तो देखिए, जल की कठोरता जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के लवणों के घुले होने के कारण होती है। जल की कठोरता देखिए दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी, दूसरा है स्थायी कठोरता। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जल में जो कठोरता होती है वह दो तरीके की होती है। एक तो स्थायी, जिसे कि दूर करने में थोड़ी कठिनाई होती है, और दूसरा होता है अस्थायी, जिसे कि आसानी से दूर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, छान कर, उबाल कर। ठीक है, इस तरीके से जल की अस्थायी कठोरता को जो है वो दूर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चाय के धब्बे किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, दाग और धब्बे भी कई तरीके से लगते हैं। तो वनस्पति जगत से लग जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों से। जंतु जगत से लग जाते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दूध के धब्बे, अंडे के धब्बे, मांस के धब्बे या फिर रक्त के धब्बे। ठीक है, वसा युक्त हो गया, जैसे ग्रीस हो गया, वार्निश हो गया। और चौथा क्या हो जाता है? खनिज युक्त धब्बे, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे लोहा। ठीक है, आयरन, जंग लग जाना कपड़ों पर। तो ये सब क्या है? ये सब धब्बों के प्रकार है। तो चाय देखिए, बहुत ही आसानी से आप लोग अब समझ गए होंगे कि चाय किसके अंतर्गत आता है। चाय क्या है? एक पौधा है। तो यह इसके धब्बे आएंगे किसके अंतर्गत?
तो वनस्पति जगत के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा ए, चाय के धब्बे जो है वो वनस्पति धब्बे के अंतर्गत में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राणिज रेशा कौन सा है? प्राणिज मतलब कि जो रेशा हमें जंतु जगत से प्राप्त होता है वही होता है प्राणिज रेशा। रेशे दो तरीके के होते हैं, एक तो मानवकृत और दूसरा वनस्पतिक। तो मानवकृत रेशा जो कि जिसमें कि आता है संश्लेषित या फिर और सेल्यूलोजिक। दूसरा आता है प्राकृतिक रेशा, इसके अंतर्गत आता है वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे, प्राणिज जगत से प्राप्त रेशे और क्या है खनिज जगत से प्राप्त रेशे। ठीक है, तो प्राणिज रेशा किसके अंतर्गत आता है? तो प्राणिज रेशा जो है नेचुरल फाइबर के अंतर्गत आता है। बात समझ आए? तो नेचुरल फाइबर कौन कौन सा है? तो देखिए ये चारों नेचुरल फाइबर हैं। यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा रेशम। कैसे? कि जो नारियल, लिनन और सन ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशे तो है, लेकिन ये सब वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। जबकि रेशम क्या है? यह कीड़े से पाया जाता है, इसलिए यह क्या है? यह जंतु जगत से प्राप्त रेशा है या फिर यह प्राणिज रेशा है। और प्राणिज रेशा कौन कौन से है? ऊन और रेशम। और ऊन और रेशम देखिए ध्यान दीजिए, जो प्राणी जगत से प्राप्त रेशे होते हैं वो प्रोटीन प्रधान होते हैं। किसमें? उनमें किसकी अधिकता होती है? तो प्रोटीन की अधिकता होती है। जबकि जो वनस्पति जगत से जो प्राप्त रेशे होते हैं वह सेल्यूलोजिक होते हैं। ये फर्क है, आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा विनाइल क्लोराइड से बनता है। विनाइल क्लोराइड से क्या बनता है? तो यह देखिए यह एक संश्लेषित रेशा है विनाइल क्लोराइड। इससे क्या बनेगा? इससे बनता है टेरिलिन। क्या बनेगा? टेरिलिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी गलत है? ध्यान दीजिए, गलत है। कौन सी गलत है? तो उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। सही बात है, रेशम के वस्त्र जो है वो बहुत ही हल्के होते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में यह आरामदायक होता है। सही बात है, रेशम सिल्क का ओरिजिनल सिल्क पहनिए, वह पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इसकी सूखी धुलाई यानी ड्राई वॉश द्वारा इसको धोया जाता है। ठीक है, तब इसकी जो है लाइफ जो है वह लंबी चलती है। सही बात है, रेशम ओरिजिनल सिल्क को है जो ड्राई वॉश यानी सूखी धुलाई करनी चाहिए। इस पर H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही माइल्ड हल्के ब्लीच का प्रयोग जो है वह किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बाकी 3 तो करेक्ट है। हमारा आंसर यहाँ पर सही होता है बी, यानी इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। यह गलत बात है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 1.25। कितना? 1.25 होता है। नेक्स्ट देखते हैं धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है, यानी इनमें से कौन सी धुलाई की विधि नहीं है? हल्का दाब डालकर धोना सही है। चूषण विधि द्वारा, ये भी सही है, क्योंकि चूषण विधि द्वारा जो मोटे वस्त्र जैसे कंबल, दरी, ये सब किस विधि द्वारा धुले जाते हैं? तो ये सब चूषण विधि द्वारा धुले जाते हैं। मशीन द्वारा भी हम लोग कपड़े धुलते हैं। पटक कर जो है वह कपड़े नहीं धुलने चाहिए। पटक कर धुलने से क्या होता है? कपड़े की उम्र कम हो जाती है, कपड़ा जल्दी फट जाता है, कलर वगैरह भी जल्दी निकल जाते हैं। तो बाकी सारी धुलाई की विधियां हैं और पटक कर जो है वह धुलाई की विधियों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये देखिए ये मेनली है किस पार्ट से? टेक्सटाइल से है या कपड़े की धुलाई के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो चिकनाई अवशोषक, तो देखिए जो चिकनाई दूर हम लोग किन 2 विधियों से दूर करते हैं चिकनाई? कौन कौन से? एक तो चिकनाई अवशोषक, दूसरा है चिकनाई विलायक। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक चिकनाई अवशोषक, दूसरा है चिकनाई विलायक। तो जो चिकनाई अवशोषक होते हैं वह देखिए ड्राई फॉर्म में होते हैं, यानी सूखे होते हैं, और जो विलायक होते हैं वह गीले यानी कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते हैं, तो नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो कौन से नहीं है? तो देखिए फ्रेंच चॉक और मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी और फ्रेंच चॉक ये क्या है? ये अवशोषक है, क्योंकि ये पाउडर के फॉर्म में मिलते हैं, ये सूखे होते हैं। पाउडर मैग्नीशियम ये भी क्या है? ये भी सूखा है यानी कि अवशोषक है। मूंग का आटा यह भी अवशोषक है यानी कि ड्राई। ये 3 जो है वह ड्राई है यानी कि चिकनाई सोखने के अवशोषक विधि के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो पेट्रोल है वह विलायक के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल क्या है? वह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है।
बात समझ रहे हैं? तो फ्रेंच चॉक और मुल्तानी मिट्टी, पाउडर मैग्नीशियम और मूंग का आटा ये चिकनाई अवशोषक है, जबकि पेट्रोल क्या है? यह है चिकनाई विलायक। आगे देखते हैं, परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए, यानी जो हम कपड़े पहनते हैं वह कैसे चूज करें? तो जीवन शैली से मेल खाते हुए, विवाह के अवसर पर श्वेत पत्र नहीं, शोकावस्था में मूल्यवान एवं सुंदर वस्त्र गलत बात है, बिना आस्तीन के ब्लाउज तथा फ्रॉक। तो देखिए, परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? हमारे जीवन की शैली से मेल खाती हुई, यानी जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है वैसा ही हमारे कपड़े जो है वह होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? किसमें अर्जित किया जाता है? तो किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, सामाजिक गुण, इन सब ये सारी चीज़ें एक साथ किसमें मिलती हैं? तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती है खेल में। खेल के जरिए हम इन सब बातों को सीखते हैं। सहयोग करना, त्याग करना, अनुकूलता, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक गुणों को, इन सब चीज़ों को हम जो है वह खेल के जरिए सीखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। परिवार के बाद सामाजिकरण की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था खेल समूह है। खेल के द्वारा भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। खेल में सहयोग, त्याग, अनुकूलता, प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है, जो कि विकसित होकर जीवन भर जो है वह काम में आता है। नेक्स्ट है हमारा, अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने, अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निर्वाह करने के लिए देखिए स्कूल बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वह निभाता है। स्कूल ही क्या करता है? बच्चों के बेस को तैयार करता है, उनकी नींव बनाता है। यही निर्धारित होता है कि कौन सा बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, क्योंकि लक्षण जो है वह दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अगर बच्चों को सही दिशा निर्देशित कर दिया जाए तो वो बच्चे डेफिनेटली आगे चलकर सक्सेस होते हैं। अगर उनको सही गाइडेंस, सही निर्देशन, सही परामर्श स्कूल टाइम से ही नहीं मिला तो क्या करेंगे? वो गलत रास्ते पर चल जाएंगे। इसलिए क्या है, स्कूल ही बेस तैयार करता है किसी बच्चे का। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, परिवार की सफलता की कुंजी है क्या है? सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, परिवार की सफलता की कुंजी है सफल दाम्पत्य समायोजन, यानी कि आपस में हस्बैंड वाइफ जो होते हैं अगर एडजस्टमेंट करके एक दूसरे के साथ अच्छे से चलते हैं तो आर्थिक विकास भी होता है और परिवार की वृद्धि भी होती है। तो ये दोनों तभी संभव है जब सफल दाम्पत्य समायोजन होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पेपर की PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, आप लोग वहां से जाकर इस पेपर को आराम से ले सकते हैं, देख सकते हैं और खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप लोग वहाँ से भी मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर पूछिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।